हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन की। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर सातत्य समीकरण है वो क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण। हम प्रायिकता है वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रायिकता हमें पता है, P या प्रोबेबिलिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई आर टी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं साई स्टार इंटू साई, या इसको हम साई इंटू साई स्टार भी लिख सकते हैं, जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी। आज हम डिराइव करते हैं इस प्रोबेबिलिटी में, और एक प्रायिकता धारा घनत्व है जिसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? S से। प्रायिकता धारा घनत्व है, इन दोनों में एक रिलेशन आएगा, वही रिलेशन क्या कहलाता है? हमारा सातत्य समीकरण कहलाएगा। तो वो रिलेशन हम डिराइव कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन है 3 डायमेंशन के लिए वो लिख लेते हैं। वो क्या होती है हमारी? आइटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ग्रेडियंट स्क्वायर या लाप्लासियन ऑफ साई प्लस वी आर टी इंटू साई। ये हमारी क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो हम डिराइव कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो इस श्रोडिंगर समीकरण को मैं क्या दे देता हूं? समीकरण 1 नाम दे लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन का हम क्या लिखते हैं? सम्मिश्र संयुग्मी। सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर, सम्मिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। इसका मतलब ये है जहां जहां आयटा है वो अपना साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो पहली समीकरण हमारी थी, ये बन जाएगी माइनस आयटा एच क्रॉस डेल साई है, इसका सम्मिश्र लेंगे तो क्या बन जाएगा? साई स्टार ओवर डेल टी। साई पे साई स्टार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है तरंग फलन है वो हमेशा क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। इसीलिए तरंग फलन के अकेले का कोई मीनिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसके मॉडुलस की स्क्वायर निकालते हैं, जो किसको बताती है? प्रायिकता को बताती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो आयटा क्या बन गया? माइनस आयटा इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लाप्लासियन ऑफ साई स्टार प्लस वी आर टी साई स्टार। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? हमने क्या किया? सिर्फ सम्मिश्र संयुग्मी लिया है पहले वाली समीकरण का। अब समीकरण 1 को बाएं से, लेफ्ट साइड से, इसमें क्या है? साई है, तो किससे गुणा करते हैं अपन? साई स्टार से। तथा 2 को बाएं से किससे गुणा कर दें? ये साई स्टार में समीकरण है तो साई से गुणा कर लेते हैं। साई से गुणा करने पर क्या आएगा? देखो, समीकरण 1 को गुणा कर रहे हैं किससे अपन? साई स्टार से, लेफ्ट साइड से। तो क्या आएगा? आयटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर टी साई स्टार साई। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। इस समीकरण को किससे गुणा करना है? 2 को बाएं से साई से गुणा करना है। तो क्या आएगा? माइनस आयटा एच क्रॉस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी आर टी साई साई स्टार। ये समीकरण 4 हो गई है। समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों में देखो क्या लिखा हुआ है? साई स्टार साई और साई साई स्टार। ऑलरेडी हमें पता है दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साई साई स्टार इज इक्वल टू साई साई स्टार, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम घटा लेते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या आता है वो हम देखते हैं। समीकरण 3 में से
4 को घटाने पर क्या आएगा, आयटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी, माइनस का चिन्ह है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस आयटा एच क्रॉस साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m क्या आएगा, साई स्टार लाप्लासियन ऑफ साई, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई लाप्लासियन स्क्वायर साई स्टार, प्लस दिस माइनस दिस, ये देखो दोनों आपस में बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इनको नहीं लिख रहा हूं, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं आयटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m क्या ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, आएगा या नहीं आएगा। लेफ्ट साइड को मैं ये भी लिख सकता हूं आयटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई इंटू साई स्टार, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। इसका अवकलन कर रहे हैं, दोनों किसके फलन होते हैं समय के होते हैं, इसका मतलब दो पदों के गुणनफल का अवकलन, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये समीकरण हमारी पास आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस डाइवर्जेंस ऑफ साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार। ये जो ऑपरेटर है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, डेल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर हमारा होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट होता है, क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट होता है, उसको हम डेल स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी समीकरण आ जाएगी। अब इस समीकरण से आगे सॉल्व करते हैं इसको अपन, क्या आता है देखिए, इस आयटा एच क्रॉस का मैं भाग देता हूं राइट साइड में तो क्या बन जाएगा डेल ओवर डेल टी साई इंटू साई स्टार इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और आयोटा एच क्रॉस का मैंने भाग दे लिया इसमें, ठीक है। साथ में क्या बच रहा है हमारे पास, डाइवर्जेंस इसमें भी है इसमें भी है, तो डाइवर्जेंस तो निकाल लेता हूं मैं कॉमन इसमें, और क्या कर लेता हूं साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेप में देखो इक्वल टू एक एच क्रॉस से कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा आयटा स्क्वायर है, इस आयटा को मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या करूं ऊपर नीचे आयटा से गुणा कर दूं, ठीक है। तो नीचे आयटा स्क्वायर बनेगा और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या माइनस इंटू माइनस आयटा एच क्रॉस अपॉन 2m, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आयटा देखो आयटा इंटू आयटा क्या बनेगा आयटा स्क्वायर मतलब एक माइनस का साइन आ गया और एक ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस आयटा एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई इंटू साई स्टार। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। अब देखो इस एक माइनस साइन को इधर अंदर लेके चले जाते हैं, डाइवर्जेंस को बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा देखें, क्योंकि ये डाइवर्जेंस ऑलरेडी बाहर है, ये क्या है एक कांस्टेंट राशि है, इसको अंदर लिखो बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको अंदर लिख लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा डेल साई स्टार साई, या इसको साई साई स्टार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साई साई स्टार ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस का साइन है एक मैंने बाहर रख लिया, डाइवर्जेंस ऑफ इस माइनस आयटा एच क्रॉस को क्या ले जाता हूं मैं अंदर, माइनस आयटा एच क्रॉस अपॉन 2m क्या है साई
स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई इंटू ग्रेडियंट साई स्टार। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये क्या चीज है? साई इंटू साई स्टार, साई इंटू साई स्टार, साई स्टार इंटू साई किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? चूंकि प्रोबेबिलिटी पी है, प्रायिकता वो किसके बराबर है? साई साई स्टार इज इक्वल टू साई स्टार साई के। तो इसको लिख सकता हूं मैं डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ, इस पूरे को एक नया नाम दे देते हैं एस, जो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ एस आ जाएगा, जहां एस क्या चीज है? प्रायिकता धारा घनत्व है। जहां एस क्या चीज है? एस इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। ये क्या कहलाता है? प्रायिकता धारा घनत्व कहलाता है। तो समीकरण हमारी क्या आ गई? डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एस आ गया। इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का, तो प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारी क्या कहलाती है? सातत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? अगर प्रायिकता है वो समय के साथ जिस रेट से चेंज हो रही है उसी रेट से प्रायिकता धारा घनत्व है वो चेंज हो जाएगा, और दोनों का टोटल है वो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन या सातत्य समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? यहां तक ये सिंपल हमारी सातत्य इक्वेशन है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एस का, ये आगे काम आएगा। हम जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल बैरियर है और हमारा पोटेंशियल स्टेप है, इनको हम जब पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन हमारी काम आएगी। तो इसको याद रखना आपको, और पी की समीकरण भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन एरनफेस्ट प्रमेय की तरफ। एक थ्योरम है एरनफेस्ट प्रमेय। एरनफेस्ट थ्योरम, एरनफेस्ट प्रमेय ये क्या होती है? एरनफेस्ट प्रमेय ये कहती है हमें किसी भी गतिक चर राशि है, कोई भी चर राशि है, उसके लिए जो क्लासिकल इक्वेशन है उसके अंदर उस चर राशि को हम क्या कर दें? उसके एवरेज से रिप्लेस कर दें, तो वो समीकरण हमारी क्वांटम यांत्रिकी में भी उस चर राशि की समीकरण को संतुष्ट करेगी। क्या करेगी? किसी गतिक चर राशि, या इसको हम लिख सकते हैं किसी गतिक चर राशि के लिए चीर सम्मत समीकरण, चीर सम्मत समीकरण या क्लासिकल इक्वेशन। किसी गतिक चर राशि के लिए चीर सम्मत समीकरण में चर राशि को औसत मान से प्रतिस्थापित करने पर अर्थात हमारी जो डायनेमिक वेरिएबल है उसके लिए जो समीकरण है क्लासिकल, उस समीकरण में उस डायनेमिक वेरिएबल के एवरेज वैल्यू से हम रिप्लेस कर दें तो प्राप्त समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में उस चर राशि की समीकरण को प्रदर्शित करेगी। कहने का मतलब क्या है?
अगर हमारे पास एक क्लासिकल इक्वेशन है, अर्थात हम जो नॉर्मल पढ़ते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, उस मैकेनिक्स के अंदर कोई समीकरण है, उस समीकरण में कोई वेरिएबल जैसे स्थिति यूज हो रही है या कोई हमारा संवेग यूज हो रहा है, फोर्स यूज हो रहा है, तो उन फोर्स, संवेग या जो हमारी स्थिति है उसको हम एवरेज से रिप्लेस कर दें, क्या कर दें, उसकी जगह एवरेज वैल्यू रख दें, तो वही समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, क्वांटम के अंदर में भी उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगी। तो इसकी दो थ्योरम है, एरनफेस्ट की प्रथम समीकरण या प्रथम प्रमेय, वो क्या कहती है, वो कहती है हमें पता है संवेग, क्लासिकल समीकरण क्या है, P हमें पता है किसके बराबर होता है, m इंटू वी के बराबर है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, P बटे m इज इक्वल टू वी, और v को हम क्या लिख सकते हैं, dr बटे dt। तो P बटे m इज इक्वल टू dr बटे dt, ये क्या हो गई, हमारी क्लासिकल समीकरण हो गई। तो ये थ्योरम क्या कहती है, गतिक चर राशि के लिए चीर सम्मत समीकरण, समीकरण कौन सी है, ये समीकरण है, में चर राशि को औसत मान से प्रतिस्थापित कर दें। तो चर राशि कौन सी है, मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, वेरी कौन करता है, P और R, इन दोनों को क्या कर दें, एवरेज से, अर्थात ये हमारा हो जाएगा P का एवरेज अपॉन M इज इक्वल टू D बाई dt, R का एवरेज। तो ये समीकरण हमारी किस में है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी कण की गति को रिप्रेजेंट करेगी, अर्थात उस चर राशि के समीकरण को प्रदर्शित कर देगी। अगर इस समीकरण को हम किस में रखें, कंपोनेंट के रूप में रखें, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, पी एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू डी एक्स एवरेज ओवर डी टी। इसी तरीके से पी वाई का एवरेज लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई का एवरेज अपॉन डी टी, और पी जेड का एवरेज लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, डी जेड एवरेज अपन dt। ये हमारी एरनफेस्ट की प्रथम समीकरण है। तो एरनफेस्ट की सेकंड प्रमेय और लिख लेते हैं अपन, थ्योरम यही है उसकी। तो सेकंड थ्योरम क्या बनेगी उसकी, वो है, तो एरनफेस्ट की जो दूसरी प्रमेय है वो किसकी है, फोर्स के लिए। फोर्स किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी होता है। हम जानते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल फील्ड में अगर कोई कण है तो F हमारा किसके बराबर होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर। तो इसको इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V भी इसको हम लिख सकते हैं, VRT लिख सकते हैं V को। तो क्या कह रही है समीकरण, चर राशि को किससे रिप्लेस कर दें अपन, एवरेज से। तो P की जगह एवरेज वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो F एवरेज इज इक्वल टू डी P एवरेज और dt इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ VRT का एवरेज। ये समीकरण हमारी क्या है, एरनफेस्ट की दूसरी प्रमेय है। इसको हम अगर घटकों के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स का एवरेज इज इक्वल टू डी टी एक्स का एवरेज ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी एक्स टी का एवरेज। वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो एफ वाई बन जाएगा, जेड कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ जेड बन जाएगा। तो ये है हमारी एरनफेस्ट प्रमेय। तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या, एक तो एरनफेस्ट प्रमेय डिस्कस कर लिया है हमने, और एक कर लिया हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो श्रोडिंजर इक्वेशन है उसके एप्लीकेशंस, अर्थात अगर हमारा कण है वो एक बॉक्स में गति कर रहा है तो उसकी तरंग समीकरण क्या होगी, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, और पोटेंशियल बैरियर एंड पोटेंशियल स्टेप, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।